एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी परीक्षा का समय आ रहा है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा है। अभी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है और उसके बाद 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा। तो आए आज हम आपको बता रहे हैं व्याकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ऐसा टॉपिक मैंने चयन किया है कि वे 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में काम करेगा और उसे निश्चित प्रश्न परीक्षा में पूछेगा। तो आइए देखिए, श्वेत पट पर लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहले 1 नंबर में पूछेगा, 10वीं में भी और 12वीं में भी भाषा से प्रश्न रहेगा, जिसे हम अंग्रेजी में लैंग्वेज कहेंगे। दूसरा है वर्ण। वर्ण से पूछेगा, इसको इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं, लेटर्स यानी कि वर्ण। इसके बाद तीसरा है शब्द, शब्द यानी कि वर्ड्स। चौथा है संज्ञा, नाउन से। पांचवा है लिंग, जेंडर से। छठवां है वचन यानी कि नंबर। सातवां है कारक, केस से। आठवां सर्वनाम, प्रोनाउन। नौवां विशेषण, एडजेक्टिव। 10वां क्रिया, वर्ब। 11वां उपसर्ग, प्रीफिक्स। 12वां प्रत्यय, सफिक्स। 13वां संधि यानी कि ज्वाइंट, जोड़। 14वां समास, इंग्लिश में कंपाउंड। 15वां पर्यायवाची शब्द, जिसे कि अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहा जाता है। और ये 16वां है विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम्स। 17वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। 18वां मुहावरा, एडम्स। 19वां शब्द शुद्धि, वर्ड्स करेक्शन। और 20वां है वाक्य शुद्धि यानी कि सेंटेंस करेक्शन। ठीक ना। इस तरह से 20 टॉपिक मैंने चुना है जो कि मैट्रिकुलेशन की परीक्षा या 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में इससे निश्चित क्वेश्चन पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 विकल्प रहते हैं, जिसमें से किसी एक को आपको चयन करना है। तो आए सभी पर एक एक नजर हम दौड़ा लें। भाषा क्या है? तो भाषा का मतलब होता है कि हम जो कुछ बोलते हैं, समझते हैं, जिसको विशेष चिन्हों द्वारा हम अंकित करते हैं, लिखते हैं, वे भाषा है। ऐसे हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और ये हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसलिए भाषा के रूप में यहाँ हम हिंदी को जानेंगे। और इस भाषा की एक लिपि है जिसे हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। अब आया है वर्ण। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण एक ध्वनि है, आवाज है, जिसका हम न खंड कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है, तो पढ़ा चुके। इससे प्रश्न रहेगा। इसके बाद शब्द है। तो शब्द के कई एक रूप होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, व्याकरणिक दृष्टिकोण से, स्रोत के आधार पे, जैसे इतिहास के आधार पे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। इसके बाद जोगरूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, विकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों से प्रश्न पूछेगा शब्द प्रकरण के अंतर्गत। इसके बाद संज्ञा, नाउन से क्वेश्चन रहेगा। नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा का परिभाषा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, 5 संज्ञा हुआ। ठीक है। अब आए लिंग। लिंग संज्ञा से ही संबंधित है। लिंग का मतलब होता है जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध कराए, लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं और संस्कृत भाषा में 3
प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग। और अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन? तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। इस तरह से ये कॉमन जेंडर, सॉरी न्यूटर नहीं, कॉमन जेंडर, ये 4 लिंग हुए। अब आगे आए वचन। तो वचन क्या है? तो जिससे एक या अनेक होने का बोध हो। यदि एक का बोध कराता है तो एक वचन हुआ, और एक से अधिक 2, 3, 4, 5 आदि का बोध कराता है तो बहुवचन हुआ। पर संस्कृत भाषा में एक अन्य वचन होता है जो कि द्विवचन कहलाता है। इस तरह से हिंदी भाषा में 2 वचन हुए, इंग्लिश में 2 वचन हुए और संस्कृत भाषा में 3 वचन हुए, जो कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। तो इससे भी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद क्या है? कारक। कारक को हम अंग्रेजी में केस कहते हैं। केस यानी कि कारक। इसका अर्थ होता है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो वह कारक कहलाता है। ठीक है, कारक की परिभाषा यह हुआ कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो वह कारक कहलाता है। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद बतलाए गए हैं और संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद होते हैं और अनुवाद की सुविधा के लिए 8 माने गए हैं, जिसमें संबंध कारक और संबोधन कारक कारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। पर यह हिंदी का विषय है, इसलिए हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। इसके बाद सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द क्या है? तो सर्वनाम संज्ञा से ही बनता है। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो वह सर्वनाम कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। 9वां टॉपिक है विशेषण। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। इसका परिभाषा ये हुआ कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के बाद क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई कार्य को करना, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। संस्कृत भाषा में क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो इसको हम कहते हैं परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ठीक है, ये धातु के रूप में होता है। ऐसे क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, अब चले उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग को हम प्रीफिक्स कहते हैं और प्रीफिक्स का मतलब होता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे ये उपशब्द है। ठीक है, ये उपशब्द है और इसमें यदि हम कार्य के पहले लगा दें तो बन जाएगा उपकार। उपसर्गों की संख्या हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में 22 है और इससे अवश्य क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। अब अगला है प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को लग करके बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे संस्कृत हिंदी में पढ़ना है तो जैसे झगड़ा शब्द है और इसमें हम आलू शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? झगड़ालू। इसलिए कौन सा प्रत्यय लगा है? आलू प्रत्यय लगा है। उसी तरह से संस्कृत में चलते हैं तो संस्कृत में प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है और कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें सुबंत भी होता है, भी एक प्रत्यय का ही रूप है। अब संधि। संधि यानी कि ज्वाइंट, जोड़, ट्रीटी भी से हम कह सकते हैं, यानी कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो 2 पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जैसे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब प्रश्न कुछ करता है
सब्जेक्टिव में कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम संधि लिख देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे संधि और एक तरफ लिख देंगे समास। अब दोनों में लिखेंगे अंतर। संधि क्या है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास में लिखेंगे कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। संधिस्थ पदों की तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाता है, समासिक पदों की तोड़ने की क्रिया समास कहलाता है। ये अंतर हो गया। अब आया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि शब्द के रूप बदल जाते हैं पर उसके अर्थ कभी नहीं बदलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुस्तक, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द, तो इसे अब लिख देंगे पोथी लिख देंगे, ग्रंथ लिख देंगे, किताब लिख देंगे, ये हो गया पर्यायवाची शब्द। अब ऐसे अगला है 16वां विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है कि विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दीन है तो उसका विपरीत अर्थ हो गया, आय है तो व्यय हो गया, आशा है तो निराशा हो गया, आयात है तो निर्यात हो गया, ये विपरीतार्थक शब्द है। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं और सबको जोड़कर एक रूप में प्रकट करना अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है। जैसे जो चार भुजाओं वाले कौन है, तो चतुर्भुज भगवान विष्णु। जो पीला वस्त्र धारण करता हो तो पीताम्बर। जिसका पेट लंबा हो, उदर लंबा हो तो क्या है, लंबोदर। 10 सिर वाला तो कौन है, तो दशानन। 4 मुख वाला तो कौन है, तो चतुर्मुख यानी कि ब्रह्मा। ये सब क्या है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब आया मुहावरा। तो मुहावरा शब्द का अर्थ होता है रोजमर्रा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी बोलते हैं, चालते हैं, उसमें हम अधिक से अधिक मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे 9 2 11 होना, और ये मुहावरा शब्द है। इसका अर्थ होगा कि भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना। अब जैसे श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना का मतलब होता है कि प्रारंभ करना, कोई भी कार्य को शुरुआत करना श्री गणेश करना कहलाता है। ये सब के सब क्या है, मुहावरा है। इसके बाद अब आया शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि का मतलब होता है कि गलत शब्द दिया रहेगा, आपको शुद्ध शब्द चुनना है कि चारों विकल्प में से कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। उसमें से शुद्ध शब्द का चुनाव शब्द शुद्धि कहलाता है। और 20वां और अंतिम है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि मतलब एक वाक्य दिया रहेगा, अब उसमें आपको पहचानना है लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, व्याकरण के आधार पे, शब्द के आधार पे उसको हमें कैसे शुद्ध करना है और सही करना है। ये हुआ वाक्य शुद्धि।